Yes, sir. What is system? What is system? System is any machine which works on अभय सिंह, अभिजीत कुमार। भैया आपके पास बहुत कम टाइम, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि 45 मिनट का लेक्चर है, तो 1 बाय 1 सभी को थोड़ा सा टाइम मिलेगा, आपको बोलना है जो सेट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रूल्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे करते हैं कि चीज में, तो सिस्टम कहते हैं उसे। कोई भी अरेंजमेंट हो जिसके कोई रूल्स हो फॉलो करने के, वही तो सेट ऑफ पैटर्न। छोटे छोटे कंपोनेंट को मिलके सिस्टम बनता है। ये ठीक है, इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस। छोटे छोटे कंपोनेंट का सही साथ काम करना सिस्टम कहलाता है। इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस ये भी ठीक है, लेकिन वो करेक्ट मतलब कि जो मैं सुनना चाहता हूँ कि वो चीज़ें इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस ये करेक्ट है, छोटे छोटे कंपोनेंट ये भी करेक्ट है, लेकिन एक्चुअल क्या है कि उन कंपोनेंट्स का आपस में लिंक क्या है। हमें सिस्टम का मतलब क्या, जैसे हम कहते हैं कि ये पूरा कॉलेज एक सिस्टम है, ठीक है, कहीं पे भी कुछ भी वर्क हो रहा होता कहते हैं कि हम एक सिस्टम है, तो हम सिस्टम मीन्स क्या, व्हाट इज सिस्टम। हमें उस सिस्टम मिलके काम कर रहे हैं, नहीं मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन किस उसका आपका लॉजिक क्या है, बेस क्या है, या उस सिस्टम से आपको क्या बेनिफिट मीन्स कि वो सिस्टम हमें समझना है कि व्हाट इज सिस्टम। तो अगर हम ठीक है, अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले, जैसे ये कॉलेज हम बोलते हैं एक सिस्टम है, ठीक है ना, मीन्स कि इस कॉलेज में सब कुछ अवेलेबल है, स्टूडेंट अवेलेबल हैं, फैकल्टी अवेलेबल हैं, बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक है, और उसके अलावा प्लेसमेंट अवेलेबल है, और उनके बैठने के लिए क्लासेस अवेलेबल हैं। तो कि व्हाट इज जो है मीन्स सिस्टम क्या हुआ। तो अगर हम इसको हम थ्री ब्लॉक्स बना करके देखेंगे, तो 3 ब्लॉक्स में क्या है, एक में हमने लिख दिया इनपुट, एक में हमने लिख दिया प्रोसेसिंग, और एक में लिख दिया हमने आउटपुट। इनपुट को कनेक्ट कर दिया हमने प्रोसेसिंग से, और प्रोसेसिंग को कनेक्ट कर दिया हमने आउटपुट से। तो जिसमें इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट होता है, इस तीनों को हम मिला करके बोलते हैं सिस्टम। ठीक है, आया समझ में। सिस्टम इज बेसिकली इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट तीनों का कॉम्बिनेशन। अब इनपुट हमारा किसी भी थ्रू में हो सकता है, कितने भी कंपोनेंट आप लगा सकते हैं इनपुट के लिए। कॉलेज की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ एडमिशन लेते हैं, ठीक है, 4 इयर्स अपना डिग्री कंप्लीट करते हैं, मीन्स की प्रोसेसिंग हो रहा है उनको, उसके बाद उनका प्लेसमेंट होता है, और वो आउटपुट मीन्स चले जाते हैं एज ए इंजीनियर बन करके, ठीक है ना। तो ये पूरा एक सिस्टम है। अब उसमें इनपुट में आप क्या दे सकते हो, प्रोसेसिंग में आप क्या दे सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आप उसके कौन कौन से कंपोनेंट या कौन कौन से पार्ट वहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सिस्टम के पहले और बैक में आते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज डेटा, क्योंकि इनपुट में हम डेटा देते हैं, रॉ मटेरियल्स देते हैं, कुछ भी हम कैरेक्टर देते हैं। तो अगर हम इनपुट की बात करते हैं तो पहले हम डेटा की बात करते हैं कि व्हाट इज डेटा, ठीक है। तो डेटा, अभिषेक जायसवाल, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज डेटा। Hello. हाँ, व्हाट इज डेटा। The data is any raw form of information that we can use in a certain process. डेटा इज एनी जैसे पार्ट कोई कैरेक्टर, कोई इंफॉर्मेशन, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम किसी सिस्टम में यूज कर सकते हैं, उसका कहीं यूज है, पर सिंगुलर का यूज नहीं होता वो। पर अगर किसी उसमें यूज मतलब सिंगुलर डाटा होता है सर वो, पर हमें किसी यूज करने के लिए ओके। आदित्य गौड़, raw facts।
रॉ फैक्ट्स किस फॉर्म में कौन कौन सी चीज़ें डेटा होंगी? तो कुछ भी नेम, फिर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, एनी काइंड ऑफ सर, नहीं इंफॉर्मेशन तो प्रोसेस डाटा होती है। डेटा इज एनीथिंग which computer take and process it and give an output. आदित्य वर्मा, व्हाट इज डेटा? अजीत, मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ भाई, जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं ना, who has not response of my questions, I have marked here. Okay. Ajit Gupta. Yes, sir. Data is a collection of the raw factors such as a character, name, या फिर सर numerical values. कह सकते हैं। Yes, sir. आकाशदीप, Yes, sir. what is data? Sir, any raw information is considered as data. Any raw fact can consider as a data means कि ये तो रॉ फैक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? कोई डेटा, कोई टेक्सुअल डेटा, कोई इमेज हो सकता है, कोई आपका ऑडियो वीडियो क्लिपिंग, ये सब क्या हो सकते हैं? ये सब डेटा हो सकते हैं या नहीं हो सकते? Yes, sir. हाँ जी सर। तो इसको हम डेटा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन? डेटा इज द कलेक्शन ऑफ रॉ, मतलब कि जो टेक्स्ट आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स से मिल करके जो मीनिंगफुल होता है, ठीक है, मीन्स की मीनिंगफुल है या नहीं है, मीन्स की कैरेक्टर से मिल करके बना होता है, तो वो डेटा होता है। डेटा के बेस पे हम होता है टेबल बनाते हैं, टेबल में हम नेम, करेक्ट, कुछ भी ऐड करते हैं। ठीक है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन? सब मीनिंगफुल डेटा या फिर प्रोसेस डेटा? Sir, collection of useful data. देखो, यूजफुल, अगर हम कोई इंफॉर्मेशन जो लैंग्वेज हम नहीं जानते हैं, वो इंफॉर्मेशन, जैसे मीन्स कि अगर कोई वर्ड आपको चाइनीज़ में लिखा हुआ है, अगर हम चाइनीज़ नहीं समझते हैं, तो वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, लेकिन किसी न किसी के लिए तो यूज़फुल है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन तो है कि नहीं है? है। तो यूज़फुल नहीं कह सकते हैं, मीनिंगफुल भी नहीं कह सकते। मतलब मीनिंगफुल भी होता है, इंफॉर्मेशन तो इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब वो इंफॉर्मेशन को, जैसे अभी ने कहा किसी ने कि कलेक्शन ऑफ डेटा को हम इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल डेटा को इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, और इंफॉर्मेशन को हम डिवाइड भी कर सकते हैं 2 टाइप्स का। ठीक है, एक तो हम मीनिंगफुल भी कह सकते हैं, जो कि हमारे लिए ज़रूरत है, जिसकी हम मीनिंग होती है, और मीनिंगफुल नहीं भी कह सकते हैं, जो हमारे लिए नहीं है लेकिन किसी न किसी के लिए वो मीनिंगफुल है। ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो अगर हम इस इंफॉर्मेशन को एक अलग अलग चीज़ों में डिवाइड करें, जैसे अगर हम ये कहते हैं कि जिसके पास डेटा होगा बहुत सारा, ठीक है, ये पेन से लिखते रहना जो मैं बोल रहा हूँ आपने किसी उस पर, अगर हम जो बोलते हैं कि बहुत सारा जिसके पास डेटा है, इसका मतलब उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होंगी। अगर उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है तो उसके पास बहुत सारा नॉलेज होगा। ठीक है, हमने क्या क्या बोला? अगर बहुत सारा डेटा है किसी के पास, मतलब कि एक हम बॉक्स बना लो, 4-5 बॉक्स बना लो। पहले में डेटा लिखा हमने, दूसरे में हमने क्या लिखा? इंफॉर्मेशन लिखा, और हमने थर्ड में लिखा नॉलेज। ठीक है, नॉलेज, और फोर्थ में हमने लिखा डिसीजन। ठीक है, और लास्ट में हमने लिखा एक्शन। हमने 5 लिखा 5 बॉक्स में, और पांचों में हमने लिख दिया, एक में डेटा, एक में इंफॉर्मेशन, एक में नॉलेज, एक में डिसीजन और एक में एक्शन। तो अगर जो हमने डेटा
का इंफॉर्मेशन पढ़ा, और डेटा का मीनिंग पढ़ा, इंफॉर्मेशन का मीनिंग पढ़ा। उसके बेस पे अगर हम इन जो 5 कैरेक्टर्स 5 वर्ड्स हमने लिए हैं, इनको अगर हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं तो क्या होगा कि इसका मतलब ये है कि जिसके पास मैक्सिमम डेटा होगा, इसका मतलब कि उसके पास इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा होगी। अगर किसी के पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि वो उसके पास नॉलेज भी ज़्यादा है, ठीक है ना। और अगर नॉलेज जिसके पास ज़्यादा होगी, उसके पास किसी भी सब्जेक्ट का डिसीजन लेने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम का डिसीजन लेने के लिए कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी। और अगर किसी के पास डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसका एक्शन भी मतलब अच्छा होगा, ठीक है ना। मैक्सिमम कंपनीज में हर जगह पे एक्सपीरियंस को क्यों रखा जाता है, क्योंकि इन्हीं सभी चीज़ों को देखने के लिए कि इसमें डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ठीक है, इन सारे के बेस पे आजकल अगर हम सिंपल सी बात देखते हैं तो डेटा मीन्स की आईटी का जो बेसिकली वर्क क्या है, अगर हम सब्जेक्ट से बाहर आके बात करते हैं तो डेटा के ऊपर सारे वर्क होते हैं, ठीक है। डेटा को पहले छोटा डेटा था, उस डेटा को मतलब बिग डेटा क्यों बना, जो सब्जेक्ट बना है व्हाट इज़ बिग डेटा, मीन्स कि डेटा के ही फॉर्मेशन को चेंज कर करके आपस में इधर रखना उधर रखना, इनसे लिंक करना उनसे लिंक करना। जैसे बहुत सारे आप सिम परचेज करते हो तो क्या होता है कि आपने फॉर्म फिल कर दिया, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी, टर्म्स कंडीशन होती है छोटे छोटे वर्ड्स में, आप और हम कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन ये है उसमें लिखा होता है कि हम आपका डेटा किसी को सेल कर सकते हैं, आप टिक कर देते हो ओके, आप उनको परमिशन दे देते हो, ठीक है। और उन सारे आपकी सारी इंफॉर्मेशन को लेकर के जो आपके पास आपके मेल में आपके मोबाइल पे जो मैसेजेज आते हैं, जो ये एडवर्टीजमेंट वाले मैसेजेज आते हैं, वो सब परमिशन आपने दिया हुआ है, इसलिए वो सारे मैसेजेज आप में आते हैं, क्योंकि वो सारी कंपनियां, वो सारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जब आप जैसे आप कोई ईमेल आईडी क्रिएट करते हो, अपना डेटा वहाँ पे फिल करते हो, अपना मोबाइल नंबर देते हो, अपना मेल आईडी क्रिएट करते हो, तो उसमें भी आप ओके करते हो टिक चेक बॉक्स पे। इसका मतलब क्या है कि आप उनको परमिशन दे रहे हैं वो मैसेज भेजने के लिए, वो डेटा अपना शेयर करने के लिए, ठीक है। अगर वो आप टिक उस पर नहीं करेंगे तो वो उसको परमिशन, इसका मतलब आपने नहीं दिया है, तो वो अगर कुछ करते हैं तो आप उन पर कंप्लेन कर सकते हो, उन पर केस कर सकते हो कि आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन किसी भी चीज़ का जो फ्री मिलता है हम लोग उसको ऐसे ही परमिशन बिना पढ़े कहते हैं, या कहते हैं कि आप फोटो पेस्ट कर दीजिए, अपना आईडी प्रूफ दे दीजिए, यहाँ साइन कर दिए, बाकी हम फिल कर लेंगे। तो शॉप वाले सब जगह जितने भी चेक बॉक्स होते हैं वो बस उनका एक ही होता है कि टिक करते करते चले जाते हैं, फॉर्म सबमिट करके और दे आते हैं, ठीक है ना। जाने अनजाने में ये होता है कि सब चीज़ें जो परमिशंस होती हैं वो हम उनको दे चुके होते हैं। मीन्स क्या है कि 1 बाय 1 सभी यूजर्स का डेटा, कभी कभी आप देखते होंगे कि अरे मैंने तो यहाँ से कुछ किया भी नहीं, इनके मैसेज मेरे पास कैसे आ रहे हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह डेटा को सेल किया जाता है, और वो 1-2 रुपये में नहीं, लाखों करोड़ रुपए में उनका डील होता है कि हम आपको इतने यूजर्स का डेटा इतने रुपए में हम इतने दिन के लिए दे देंगे। एक ने दूसरे को सेल किया, दूसरे ने तीसरे को सेल किया, उसके बाद वो सारा डेटा बढ़ते बढ़ते, जैसे मान लिया किसी एक सिटी का 1000 का है, दूसरे सिटी का 1000 का है, तो ऐसे पता नहीं कितने सिटी का कितने 1000 मिल करके वो अरबों में डेटा हो जाता है। अब ये सोचिए कि पहले एक आदमी के पास एक सिम हुआ करता था, लेकिन अब क्या है कि एक आदमी के पास मोर देन वन सिम, मोर देन वन मोबाइल्स हैं। इसका मतलब क्या है कि डेटा क्या हुआ कि पहले एक के पास एक ही मोबाइल नहीं होता था, घर में होता था या कहीं गांव में किसी के पास होता था, तो डेटा उस टाइम कम होते थे। लेकिन जैसे जैसे ये जो है नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते गए, नंबर ऑफ यूजर्स के पास उनके कनेक्शंस जो है बढ़ते गए, ये डेटा क्या हुआ, बढ़ता चला गया। आपने एक सिम लिया, उसको आपने यूज नहीं किया, रख दिया, दूसरा सिम ले लिया, तीसरा ले लिया। मीन्स की क्या है कि आप ही डेटा को बढ़ा रहे हैं, हम ही डेटा को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब वो डेटा क्या होगा कि उसी डेटा पे वर्क करने के लिए, उस डेटा को रखने के लिए, उस डेटा को यूजफुल करने के लिए कंपनियां, ठीक है, कंपनियां अलग अलग तरीके से क्या कर रही है कि जैसे अभी आपके ही सब्जेक्ट में, आपके ही ब्रांच में ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। जैसे एक है आप पढ़ रहे डेटा स्ट्रक्चर, कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, डेटा का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, डेटा को हम कैसे रखते हैं,
उसके बाद डेटा का DBMS है थर्ड ईयर में। ये किसकी आवाज आ रही है? ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगला नेक्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद क्या है? डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग। ठीक है, तो इसके बाद ये सारे सब्जेक्ट आपके डेटा को लेकर के ही बने हुए हैं। ठीक है, अभी मैंने ये कहा कि जो सारा प्रोसीजर है वो डेटा को लेकर के है। ठीक है, कि अब जैसे बिग डेटा है या आपका डेटा साइंस है, तो ये सारा डेटा पे ही वर्क कर रहे हैं कि डेटा को हम कैसे कंप्रेस फॉर्म में, मीन्स कि हमारे पास डेटा ज़्यादा है उसको सॉर्ट करके कैसे हम रखेंगे। या फिर जैसे मान लिया कि आपने एक जगह डेटा बना करके सेव कर दिया, जैसे मान लिया कि नाम, रोल नंबर, कॉलेज का नाम, ब्रांच आपका लिखा हुआ है। अब उसी डेटा को हर फैकल्टी अगर अपने अपने सिस्टम में अलग अलग बनाएगा तो इसका मतलब क्या है कि डेटा एक ही है और हर सिस्टम में क्या है कि वो स्पेस ले रहा है। सेकंड एग्जांपल, जैसे अगर हम मूवी की बात करते हैं, मैक्सिमम लोगों के पास पेन ड्राइव लिया, मूवी कॉपी किया और ला करके सेव कर लिया सिस्टम में। तो एक मूवी की बात नहीं कर रहे हैं, अगर लोगों के पास 10 मूवियाँ हैं, 100 मूवियाँ हैं, वही जो है किसी रोल नंबर 1 के पास मान लिया सारी मूवी आप उसने कॉपी करके B2 रोल नंबर 2 के पेस्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि उनके भी स्टोरेज में वो सारे डेटा वही पड़ा हुआ है, वही B2 के में भी पड़ा हुआ है, वही रोल नंबर 3 में भी पड़ा हुआ है। तो क्या है कि एक ही डेटा डिफरेंट प्लेसेस पे, ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस पे इस प्लेस को क्या कर रहा है, स्पेस वो ले रहा है। लेकिन अगर उसी स्पेस को किसी एक जगह पे स्टोर करके केवल उसका लिंक दे दिया जाए केवल उसको, ठीक है, तो क्या होगा कि स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाएगी और उससे क्या होगा कि यूजर्स का जो अपना स्पेस है वो बचा रहेगा और वो एक ही जगह से एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो ऐसा डेटा ऐसा है नहीं कि किसी एक मूवी को अगर आप लाते हो तो बार बार देखते हो, ऐसा नहीं है। एक बार देखा और डिलीट भी कर दिया तो करते, लेकिन बहुत से होते रखे रहते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे डेटा होते हैं कि जो वन टाइम यूज़ के लिए होते हैं, लेकिन फिर भी वो इतना स्पेस लेते हैं और फिर भी क्या होता है हम उसको यूज़ करने के बाद भी रखे रहते हैं कि कभी हम यूज़ करेंगे बाद में या किसको ही मांगेगा देने के लिए, लेकिन क्या होता है कि वो हमारे यूजफुल का नहीं होता है। तो ऐसे डेटा को कम करने के लिए, साइज को, स्पेस को, ठीक है, इन सभी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, मैनेज करने के लिए डेटा साइंस का जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, जो ब्रांच है वो आया। ठीक है, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड में क्या होता है कि कोई भी डेटा आपको एक्सेस करना है, मीन्स कि जैसे होता नहीं है कि हम अगर शुद्ध हिंदी की बात करते हैं तो होता है किसी से उधार लेकर के आना और यूज़ करके फिर वापस कर देना। तो क्लाउड का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ के किसी से सर्विस ले करके और उतने दिन यूज़ करना, फिर उस सर्विस को क्लोज कर देना। जैसे आपने रिचार्ज करा लिया BSNL का या वोडाफोन का या किसी का, तो इसका मतलब क्या है कि आपने 1 महीने की सर्विस लिया, अगर आपको कंटिन्यू रखना है तो आप अगले महीने का फिर रिचार्ज करवाइए, नहीं तो फिर क्लोज कर दीजिए। तो ऐसे ही है कि क्लाउड का मतलब कि जो सर्विसेज आपको यूज़ करना है उसको कंटिन्यू रखने के लिए आप उसको मंथली जो या जो भी आपका ईयरली जैसे भी आपका सेटलमेंट होता है उसका रेंट पे करिए और फिर उसको आप यूज़ करिए, अदरवाइज फिर उसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो एक ये था डेटा इंफॉर्मेशन, और उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन और डेटा को फिर उसके बाद आपने सिस्टम आपने पढ़ ही लिया कि सिस्टम क्या है कि ये इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग का कॉम्बिनेशन है, जिसमें इनपुट क्या होता है, इनपुट इज अ पार्ट ऑफ एनी जैसे आपने अगर हम सिस्टम की बात करते हैं, जैसे आपके लैपटॉप की बात है तो इनपुट क्या क्या होता है, इनपुट आप इसके थ्रू देते हैं, कीबोर्ड के थ्रू देते हैं, कनेक्टर। ठीक है, तो ये सारे क्या करते हैं कि आपने वो सारा इनपुट आपने वहाँ से लिया, तो इनपुट सारे वो पार्ट हो गए। प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि जो भी आपने एल्गो लगा करके जो भी आपने सिस्टम पे दिया कि इससे हमें ये लेना है, ये वर्क करके ये लेके आना है, तो वो सारे प्रोसेसिंग का पार्ट आपका सिस्टम में हो गया, मीन्स की प्रोसेसिंग वाले में हो गया। और आउटपुट में आपने अगर प्रिंट देना है, जैसे अगर आपने कोई प्रोग्राम दिया, प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम में हमें इनपुट देना होता है, फिर वो प्रोसेस करता है, फिर उसका आउटपुट हमें दिखता है। तो ये सारे पार्ट को मिला करके इस पूरे को हम सिस्टम बोलते हैं। अगला नेक्स्ट आता है व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इंफॉर्मेशन आपने समझ लिया, सिस्टम समझ लिया, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम मीन्स की इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम
में सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस है कि जब हमने सिस्टम का डायग्राम बनाया, मीन्स कि इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट में, इसमें हम सिर्फ एक ही चीज़ कनेक्ट कर दें तो वो इंफॉर्मेशन सिस्टम बन जाती है। वो ये है कि आउटपुट से हम एक फीडबैक जोड़ दें और वो ला करके हम इनपुट पे कनेक्ट कर दें, ठीक है ना। मीन्स कि जो भी हमें आउटपुट मिलता है उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, मीन्स कि उसका हम फीडबैक ले लें। फीडबैक क्यों लेंगे? क्योंकि जो अगली बार अगर हम कुछ इनपुट कराएंगे, कुछ उस सिस्टम में प्रोसेस करेंगे, तो जो एक्यूरेसी है, जो परफॉर्मेंस है, वो इस बार से ज़्यादा अगले में आना चाहिए, ठीक है ना। अगली बार ज़्यादा लाने के लिए क्या करते हैं हम कि उस फीडबैक का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें केवल इतना ही डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। अमित शर्मा समझ में आया भाई? अमित खरे? यस सर। क्या है इंफॉर्मेशन सिस्टम, बताओ। व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम? हेलो, अनिकेत राज? यस सर। बताओ क्या है व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम? क्या हुआ? देयर इज एनी प्रॉब्लम? अजीत गुप्ता? यस सर। सर जो सिस्टम का आउटपुट है सर, आउटपुट से अगर हमको आउटपुट मिलने के बाद जो भी हम फीडबैक देंगे, अगर सर वो इनपुट से हम ऐड कर दे, अटैच कर दे, तो सर इंफॉर्मेशन सिस्टम हो जाएगा सर। सिस्टम क्या है? So system, sir, system is a process of input which we give the input and after processing give output. एक चीज देखो, हमें ये समझ में आ गया कि अगर हम ध्यान से कोई चीज समझते हैं, फ्रेंडली समझते हैं, तो वो समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि जो हमने कोई भी चीजें कोई बहुत दूर से नहीं है। अभी एक चीज आप देखो कि ये जो सब्जेक्ट के अलावा इसमें हम ऐसे बात करते हैं कि जब हम इंटरव्यू में बैठे होते हैं तो जो इंटरव्यू लेने आया हुआ होता है वो कोई ऐसा नहीं है कि आपके में बहुत सारे टफ सब्जेक्ट पूछेगा कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो बेसिक आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीज़ें होती हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ों को लेकर के चलता है कि क्या आपको बेसिक भी पता है कि नहीं। जैसे अगर हमने ये कहा कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपकी ब्रांच है, अभी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज आईटी, व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप क्या बोलोगे? आकाशदीप? यस सर। व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? आपने आईटी लिया है, आईटी का मीन्स क्या है, यूज क्या है? यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर, बेसिकली साइबर सिक्योरिटी में बहुत मदद आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। नो नो, हमने यूज नहीं कहा। व्हाट इज आईटी? व्हाट डू यू मीन बाय आईटी? सर कंप्यूटर्स, मतलब सर जितने भी डेटा अपने पास होते हैं, जितने भी वर्ल्ड में डेटा है उसको स्टोर करना, रिट्रीव करना, एक एंड से दूसरे एंड तक भेजना, उसको मैनिपुलेट करना, सर इसी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये बहुत सारे बिजनेस ऑपरेशंस में भी यूज़ होता है और लाइक अदर टेक्नोलॉजीज में भी यूज़ होता है। मेरे हिसाब से यही आईटी है सर। चलो मैं तुम्हारे रोल नंबर के सामने लिख रहा हूँ कि आईटी क्या है, इसको पढ़ करके अगली जो क्लास होगी उसमें हमें बताना है कि व्हाट इज आईटी, ठीक है। जी सर। और ये
एक जो है एक पेज की स्लाइड बना करके लेकर के रखना और एक्सप्लेन करना है। उसमें आईटी समझाने के लिए आप देखो, हमें इस क्लास में ऐसा नहीं करना है कि बोरिंग सा, आप पीपीटी बना सकते हो 2-4 मिनट का कोई वीडियो बना करके समझाने के लिए कि सर ये आईटी है। आपको हम परमिशन दे देंगे, आप शेयर कर सकते हो अपना स्क्रीन, अपना ऑडियो वीडियो जो भी है, और शेयर करने के बाद आप समझा सकते हो कि सर दिस इज द आईटी। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब हम ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं, तो हमें क्लियर एकदम समझ में आती है कि दिस इज, ठीक है, दिस इज दिस, ठीक है, दिस इज ओके, मतलब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो एक तो ये है कि व्हाट इज आईटी, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। इतने पार्ट हमने कवर किए हैं। इसको हम कभी भी पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं। तो जितने भी लोगों ने अटेंडेंस दे रखा है, कोई ऐसा नहीं है, आप इसको लिखते रहिएगा और करते रहिएगा, ठीक है। और इसके लिए फिर, और जो आपका असाइनमेंट है, जो आपका सीएसएस कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी का ऑनलाइन का लेक्चर्स है, उसको भी देखते रहिएगा। और एक चीज़ और है कि जो आपके काउंट से विजिट के, कि आप नंबर ऑफ विजिट कितनी लॉगिन करते हो, कितने टाइम तक आप वहाँ स्टे करते हो, वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास जनरेट होता रहता है, ठीक है। और एक तो ये है कि यूनिवर्सिटी के पास भी ये चीज़, क्योंकि यूनिवर्सिटी रोल नंबर दिया है आईआईटी कानपुर को, और आपके रोल नंबर देने के बाद से वहाँ का आपका आईडी सब्जेक्ट जो आपके वहाँ पे ऐड हुए, नहीं आपको पता ही है कि वो उसका फीस लगता है, क्योंकि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। मीन्स की यूनिवर्सिटी से और आईआईटी कानपुर का उनका कोलेब्रेशन है, वो आप आपस में कि कैसे करना है, उसका एग्ज़ाम कराना, उसका पेपर सेट करना, ठीक है, सब चीज़ें उसके होंगे। तो इससे थ्योरी पेपर, इसका मीन्स कि यूनिवर्सिटी पेपर भी होगा रिटर्न में, जैसे सब सब्जेक्ट का होता है वैसे इसका भी होगा। तो सारे प्रोसेस, ये मत सोचना कि कैसे है, बस सिर्फ ये है कि ऑनलाइन भी हम स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन पे भी हम वर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन पे भी असाइनमेंट कैसे करना है, इसको देखने के लिए, सीखने के लिए ही इस सब्जेक्ट को उससे रखा गया है। बाकी यहाँ से भी हम आपको क्लास जो भी सिलेबस है उसको वहाँ से भी करेंगे और यहाँ से भी करेंगे। तो सभी को असाइनमेंट करना टाइमली, ऐसा नहीं वेट करना है कि लास्ट दिन आएगा तभी करना है। और कम से कम वीक, मतलब कि जो आपका वीक में 1 या 2 दिन, उस पर आधा घंटा 1 घंटा जो भी लेक्चर वहाँ पे अपलोड होता है, उस वीडियो को आप कंप्लीट देख लें। फॉर्मेलिटी किसी भी चीज़ की ना करें, ठीक है ना। अगर फॉर्मेलिटी करेंगे तो मेरे पास काउंटिंग आती है नंबर ऑफ विजिट की, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कितने टाइम्स आप वहाँ पे स्टे कर रहे हैं, कितने देर तक आप वीडियो को देख रहे हो, मेरे पास तो रिकॉर्ड सारा है। और मेरे पास ही नहीं, यूनिवर्सिटी के पास भी है। तो जो चीज़ें उसने, अगर यूनिवर्सिटी ने किया है, क्योंकि नंबर ऑफ मीटिंग्स के बाद, नंबर ऑफ रिसर्च के बाद ये सब चीज़ें अप्लीकेबल होती है, अप्लाई होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए। तो कुछ न कुछ सोच करके इसको रखा गया है। और वो ऐसे नहीं है कि फॉर्मेलिटी के तरीके से मत करिए, घर पे भी हो या कहीं पे भी हो, तो वो चीज़ आप कंप्लीट करिए, ठीक है ना। अब किसी क्लासेस के बाद लैब है, लैब सर कोई लैब है सर? लैब है सर। सीओ अभी की तो लैब लिंक है, नहीं आया सर। सीओ की लैब है। सर टीएस की है, किसी की सीओ की है, किसी की डीएसटीएल की है। ग्रुप बना हुआ ना सर, उस हिसाब से है। सीओ की लैब है, अच्छा मेरी भी सीओ की लैब है, लेकिन वो बी सेक्शन में है, जीवन ग्रुप की है, 3:30 से। ग्रुप नहीं बना है क्या किसी का? बने हैं सर, G1 G2 G3। सबका लिंक आ गया होगा उस पे ग्रुप में। यस सर। जिस किसी का नहीं आया होगा तो बता देना, अभी मैं बात उसको क्रिएट करूँगा, क्योंकि मेरा बी सेक्शन में है, किसका है, G1 ग्रुप में है। चलो थैंक यू, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीक बात करेंगे फिर इसके लिए, और मैं पोस्ट करूँगा उस पर असाइनमेंट वाला डिटेल कि किसने कितने टाइम कितने असाइनमेंट अभी किए हैं कि नहीं, जो भी आ रहा है उस पर। लेक्चर जो आ रहे होंगे ऑनलाइन उसको विजिट कर लेना, बाकी जो सिलेबस का है वो यहाँ पे भी हम करेंगे, सर ठीक है ना। सर अभी आए हैं सर कल। सर 2 वीक के सर उस पर लेक्चर पड़े हुए हैं, लेकिन सर जैसे सर अगर देखना चाहें तो सर वो खुलते ही नहीं है, लेक्चर ओपन नहीं हो रहा है सर। फुल कौन से वीक लेक्चर? 3 के भी आ गए हैं।
नहीं सर, शुरुआत में तो ओपन हो रहे थे, लेकिन अभी अब बंद हो गए सर ओपन होना। कौन अभी आया है? यस सर। कौन कह रहा था कि सर मैं अभी आया हूँ? कौन नहीं कह रहा था सर? सर ये बोल रहा है चलो कि मैं एक बार उसको ऑनलाइन में देख लेता हूँ, अगर जो प्रॉब्लम आएगी ना उसमें तो मैसेज कर देना ग्रुप में, फिर मैं बात कर लूंगा। ठीक है? ओके सर। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू।